स्टार्ट करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स जो वेक्टर फॉर्म पर बेस्ड होंगे। सपोज वेक्टर इज गिवन टू अस आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। वेक्टर बी इज 3i कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, ढंग से नोट करना, आई कैप और के कैप लिखा है, जे कैप नहीं है, मतलब वाली टर्म जीरो है। फर्स्ट पार्ट वी हैव टू फाइंड दिस, अपने आप सिंबल्स के मीनिंग को समझना है। सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, सिक्स्थ पार्ट, सेवंथ पार्ट, एट्थ पार्ट। ये पार्ट्स 8 पार्ट्स आपको ट्राई करने हैं। वीडियो को पॉज कर सकते हैं आप, ट्राई कर सकते हैं अपने आप, फिर इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखो सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट बहुत सिंपल सिंपल पार्ट्स हैं। इसका मीनिंग क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, ये लिखा हुआ है ए वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे बच्चों? रूट ऑफ, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना है वो वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है मेरे पास, आई कैप के कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर, जे कैप का कोफिशिएंट -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, के कैप का कोफिशिएंट 2 का स्क्वायर 4, कितना हो जाएगा बच्चों? √6। सेकंड पार्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, बी का मैग्नीट्यूड सेम वही तरीका, रूट ऑफ आई कैप के कोफिशिएंट 3 का स्क्वायर प्लस जे कैप का कोफिशिएंट 0 है उसका स्क्वायर प्लस के कैप का 4 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? रूट के अंदर 9 + 0 + 16 √25 मींस 5। थर्ड पार्ट, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इस बार मैग्नीट्यूड लिखा हुआ नहीं है, सिंपली बस वेक्टर लिखा है। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का वेक्टर एडिशन करना है। बहुत इजी है। जब भी वेक्टर्स वेक्टर फॉर्म में गिवन होंगे, आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में, और मुझे वेक्टर एडिशन या माइनस करना होगा, तो सिंपली जैसे इक्वेशंस को ऐड करते हैं वैसे ऐड कर देंगे। तो देखना, इन दोनों को ऐड करके लिख रहा हूं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप साथ में ऐड होंगे, जे कैप वाले एक साथ ऐड होंगे, के कैप वाले एक साथ ऐड होंगे। तो आई कैप और 3i कैप हो गया 4i कैप, -1 जे कैप या 0 जे कैप तो -1 जे कैप, 2 के कैप और 4 के कैप, ये हो जाएगा बच्चों 6 के कैप। ठीक है, अब तो कर सकते हो बाकी पार्ट्स भी। फोर्थ, ए माइनस बी, मैग्नीट्यूड नहीं है, सिंपली ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए में से बी को माइनस करेंगे तो आई कैप में से आई कैप माइनस होगा, आई कैप -3i कैप, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर लिख रहा हूं, इसमें से इसको माइनस कर दो तो -2i कैप, -1 जे कैप -0 तो माइनस का जे कैप, 2 के कैप -4 के कैप मींस -2 के कैप। पार्ट नंबर 5, एक वेक्टर प्लस 2b वेक्टर, तो पहले क्या करेंगे, b वेक्टर को इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उसमें a वेक्टर को ऐड कर देंगे। तो लिखते हैं a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर, तो पहले मन ही मन इस b वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, उससे यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, फिर उसमें a वेक्टर इन दोनों को ऐड कर दो, तो 6 और 1 7 आई कैप, जे कैप यहाँ पर है नहीं, वहां पर एक माइनस के साथ है तो माइनस जे कैप, यहाँ 8 हो गया था 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, और 2 वहां पर है तो 10 के कैप। ठीक है, पार्ट नंबर 6 ये वाला, 4a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर, a को 4 से मल्टीप्लाई करो, b को 3 से मल्टीप्लाई करो, देन दोनों को ऐड करना है, प्लस है ना। तो इसको 4 से इसको 3 से, तो यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, तो 9 और 4 13 आई कैप, मुझे लिखना है 4a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर, तो 13 आई कैप, इसको 4 से तो -4, यहाँ तो j वाला है ही नहीं, तो -4 j कैप, इसको 4 से तो 8 हो जाएगा, यहाँ 3 से 12 हो जाएगा 20 के। ये भी हो गया। पार्ट नंबर 7 पे आते हैं। 7 ढंग से देखना, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, इसका मीनिंग कुछ बच्चे गलत समझ लेते हैं, वो ऐसा समझ लेते हैं, यहाँ लिख देता हूं जो कि गलत लिख रहा हूं, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड का मीनिंग नहीं होता है, ये मीनिंग नहीं है। इसका मीनिंग समझना, a और b वेक्टर का पहले हमने वेक्टर एडिशन किया, रिजल्टेंट निकाला, जो रिजल्टेंट आएगा उसके मैग्नीट्यूड की बात चल रही है। तो a प्लस बी वेक्टर हम कैलकुलेट कर चुके हैं, यहां पर वेक्टर फॉर्म में ये रहा, उसका मैग्नीट्यूड, इस पूरे का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो 7th पार्ट जो है वो लिख रहा हूं, इसका मैग्नीट्यूड रूट ऑफ आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जितना भी हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 30 40 और 12 52 53 √53। और लास्ट पार्ट बच्चों यहां लिख लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो ए माइनस बी वेक्टर लिखा हुआ है,
इसका मैग्नीट्यूड, तो इस वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना है। उसी तरीके से रूट ऑफ आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों? ये 3। कर सकते हैं इस टाइप से। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों वेक्टर के बारे में आगे बढ़ते हुए फिर से लास्ट बार हम यूनिट वेक्टर को देखने वाले हैं। यूनिट वेक्टर में 2 बार इंट्रोड्यूस कर चुका हूं, याद दिला देता हूं। जब पहली बार हमने पढ़ा था तो सिर्फ ये बात की थी डेफिनेशन वाली, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसको क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। फिर जब हमने दूसरी बार पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले तो हमने देखा था कि यूनिट वेक्टर स्पेशल डायरेक्शंस में पॉजिटिव एक्स की तरफ यूनिट वेक्टर आई कैप बोलते हैं, पॉजिटिव वाई की तरफ यूनिट वेक्टर जे कैप नाम है उसका, पॉजिटिव जेड की तरफ यूनिट वेक्टर का नाम है के कैप। अब हम क्या देखने वाले हैं, लास्ट बात जो इस यूनिट वेक्टर के बारे में वो क्या है? सपोज कोई वेक्टर है जिसका नाम है ए वेक्टर, यूनिट वेक्टर नहीं है, कोई भी जनरल वेक्टर की बात चल रही है। मुझे क्या करना है, मुझे लिखना है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ कैपिटल ए वेक्टर। मुझे ए वेक्टर की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर लिखना है, तो इसका सिंबल हमने बना लिया कैपिटल ए कैप। जैसे एक्स डायरेक्शन में होता है आई कैप, तो कैप का मतलब यूनिट वेक्टर, ए मतलब ए वाले डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। तो मैं इस बात को इस तरह से लिख सकता हूं, देखना, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इक्वल्स टू, मैं लिख रहा हूं एक बार फिर एक्सप्लेन करूंगा, आप अपने आप भी सोचने की कोशिश करना। मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। बहुत छोटी सी बात है अगर ढंग से समझे तो। कैसे लिख सकते हैं, एग्जांपल से बता रहा हूं। सपोज एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 4 यूनिट और कुछ डायरेक्शन होगी इसकी। मुझसे बोला गया इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर डायग्राम में दिखाओ, तो मैं क्या करूंगा, इसी वेक्टर, डायरेक्शन यही रखनी है मुझे, बस इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर बनाना है 1 यूनिट। ये तो डायरेक्शन वही रखते हुए डायग्राम में दिखा दिया मैंने एक्चुअली किया क्या है, मैं अगर इस वाले वेक्टर को 1/4 से मल्टीप्लाई कर दूं, या ऐसे बोलो इसको 4 से डिवाइड कर दूं, तो अपने आप ये 1 यूनिट बन जाएगा। और वही लिखा है मैंने यहाँ पर, किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, इससे उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 1 यूनिट, और डायरेक्शन उसकी वही मेंटेन रहेगी जिस डायरेक्शन में वो था। तो अपने आप मुझे उस पर्टिकुलर ए वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, तो बात छोटी सी है पर बहुत यूजफुल है। इस पर बेस्ड भी एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं। पहले एक सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूं थोड़ा सा। कैपिटल ए एक वेक्टर गिवन है 2 आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। एक दूसरा वेक्टर गिवन है बी वेक्टर दैट इज आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप। फर्स्ट पार्ट, फाइंड कैपिटल ए कैप, अपने आप इसका मीनिंग समझना है। सेकंड पार्ट, फाइंड कैपिटल बी कैप। थर्ड पार्ट, फाइंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसको मैं लैंग्वेज की फॉर्म में लिख देता हूं, थर्ड पार्ट को थोड़ा अच्छा रहेगा उससे। फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ढंग से देखना थर्ड पार्ट को, वी हैव टू राइट यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। आप वीडियो को पॉज करते हुए इसको ट्राई कर सकते हैं, सॉल्व करते हैं बच्चों, देखना बहुत छोटी छोटी बातें हैं। फर्स्ट पार्ट में पूछा है कैपिटल ए कैप, इसका मीनिंग एक ऐसा यूनिट वेक्टर लिखना है जो कि ए वेक्टर की डायरेक्शन में हो। अभी समझाया था मैंने, इसका मीनिंग ये हो जाएगा ए वेक्टर अपॉन उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बहुत सिंपल सी बात है, जिस भी वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिखना है तो उस वेक्टर को लिखो और उसी को डिवाइड कर दो उसी के मैग्नीट्यूड से। तो लिखते हैं बच्चों, देखना, ए वेक्टर ये रहा 2 आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप अपॉन इसी के मैग्नीट्यूड से, किसी का मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर का कैसे लिखते हैं, रूट लगाकर आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो आंसर क्या आ जाएगा?
टू आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप डिवाइड बाय रूट 6। आप चाहो तो रूट 6 को अलग अलग डिवाइड करके भी लिख सकते हो, एक ही बात है वो। सेकंड पार्ट पर आते हैं, सॉल्यूशन पर। सेकंड पार्ट था कैपिटल बी कैप। अगेन वी हैव टू राइट ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। तो वापस वही तरीका, वेक्टर बी को लिखूंगा और उसको उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा। तो आई जे माइनस टू, वन आई कैप प्लस वन जे कैप माइनस टू के कैप डिवाइड बाय इसी का मैग्नीट्यूड रूट वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस माइनस टू का स्क्वायर रूट 6। ये भी हो जाएगा। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड था हमको ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर लिखना है। आप सिंबल उसका कुछ भी बना सकते हो, ऐसे ही बना सकते हो कैप। तो ये वेक्टर हटा के लिख सकते हो दिस कैप, या इसका कुछ नाम रख लो, सी कैप रख लो, ज्यादा अच्छा लगेगा। सी कैप, ये सी कैप क्या है? एक यूनिट वेक्टर है। किस डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो पहले एक काम कर लेते हैं, अलग से ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। कुछ नहीं करना, उसके लिए ए में से बी को माइनस करना है बस। तो टू आई माइनस आई मीन्स आई कैप, माइनस वन जे कैप माइनस जे कैप तो माइनस का टू जे कैप, माइनस वन के कैप माइनस माइनस टू तो वो प्लस वन के कैप हो जाएगा। ठीक है, अब देखना, इस वेक्टर का नाम है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। मुझे इस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिखना है। तो क्या करेंगे, जिस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिखना है उस वेक्टर को लिखूंगा और उसी को डिवाइड करूंगा उसी के मैग्नीट्यूड से। इसका मैग्नीट्यूड रूट ऑफ आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, तो इस तरह से हम यूनिट वेक्टर के क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। एक न्यूमेरिकल और देखते हैं। देखना, स्पेस में दो पॉइंट्स इंडिकेट कर रखे हैं, पॉइंट P, पॉइंट Q। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 1 1, पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 0 माइनस 1। ठीक है, P से Q को मिलाते हुए एक लाइन बना लेते हैं। थोड़ा सा फिजिक्स टाइप का सवाल ले रहा हूं मैं। एक पार्टिकल है जो P से Q की तरफ इस डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है। ठीक है, फाइंड वेलोसिटी वेक्टर ऑफ पार्टिकल इन वेक्टर फॉर्म। हमको इस पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर वेक्टर फॉर्म मतलब आई कैप जे कैप के कैप की टर्म्स में लिखना है। अब सुनना, मैंने बताया था पिछली क्लासेस में कि किसी भी वेक्टर को लिखना होगा तो मैं उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखूंगा और साथ में उसकी डायरेक्शन लिखूंगा। डायरेक्शन का मतलब होता है उस वेक्टर जिसको मैं लिखना चाह रहा हूं उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को ही हम उस वेक्टर की डायरेक्शन कहते हैं। तो मुझे पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर लिखना है, लिखते हैं। पहले मैं लिखूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जो कि गिवन है 20। यहां लिखूंगा मैं डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी वेक्टर है इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर लिखूंगा। कैसे लिखेंगे? पहले मैं P से Q की तरफ, ये जो पूरा वेक्टर है ये वाला वेक्टर, इस वेक्टर का नाम रख लेते हैं PQ वेक्टर। नाम कुछ भी रख सकते हो आप। पहले मैं PQ वेक्टर लिखूंगा। ये भी हमने पढ़ा है पिछली क्लासेस में कि अगर दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है और मुझे एक से दूसरे को मिलाने वाला वेक्टर लिखना है तो कैसे लिखते हैं? हेड वाले कोऑर्डिनेट्स में से टेल वाले कोऑर्डिनेट्स को माइनस करते जाएंगे और आई कैप जे कैप के कैप लगाते जाएंगे। तो PQ वेक्टर लिख रहा हूं, 2 माइनस 0 2 आई कैप, 0 माइनस माइनस 1 मीन्स माइनस जे कैप, माइनस 1 माइनस माइनस 1 माइनस 2 के कैप। अब देखना, पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर इसी लाइन के अलोंग है P से Q की तरफ। मुझे इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिखना है। क्या ये जो PQ वेक्टर मैंने लिखा है ये यूनिट वेक्टर है क्या? चेक कर सकते हो ना। रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, क्या इसका मैग्नीट्यूड 1 आ रहा है क्या? नहीं, यूनिट वेक्टर तो नहीं है ये। जबकि मुझे यहां पे यूनिट वेक्टर लिखना है इसी वेक्टर की डायरेक्शन में। तो क्या करूंगा, इस वेक्टर को यूनिट वेक्टर बना दूंगा। वो भी सीखा हमने अभी अभी। कैसे बनाएंगे? इस वेक्टर को लिखेंगे और इसको डिवाइड करेंगे इसी के मैग्नीट्यूड से। इसका मैग्नीट्यूड रूट ऑफ स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा बच्चों? रूट 9। तो यहां से आ जाएगा 3, तो 20/3 तो बाहर आ गया। 2 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2 के कैप। आप चाहें तो 20/3 को अंदर ले जाकर
हर एक टर्म से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो कहने का मीनिंग क्या है, यूनिट वेक्टर पर कमांड है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इस वेक्टर के लास्ट पार्ट पर, जिसको हम बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। तो दो अलग अलग तरह के हम मल्टीप्लीकेशन देखने वाले हैं, मैं नाम बता देता हूँ आपको, फिर अगली क्लास में देखेंगे उसको। पहला है डॉट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन। दूसरा है क्रॉस प्रोडक्ट। और ये भी दोनों तरह के प्रोडक्ट्स फिजिक्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के बहुत यूजफुल है। तो स्टार्ट करेंगे इसको नेक्स्ट क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। प्रोडक्ट और मल्टीप्लीकेशन कुछ भी कह सकते हो आप, ऑफ टू वेक्टर्स। दो टाइप के हमको इसमें प्रोडक्ट्स देखने हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे स्केलर प्रोडक्ट, जिसका नाम है डॉट प्रोडक्ट। देन हम पढ़ेंगे सेकंड टाइप का वेक्टर प्रोडक्ट, जिसका नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। ये तो सिंपली बस नाम बताया मैंने अभी। अच्छा, एक बात और क्लियर कर दूं, ये प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन जैसे स्केलर्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, उससे बिल्कुल डिफरेंट है। सिर्फ नाम मैच हो रहा है, प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन। जैसे 2 इंटू 3 6, उस टाइप से नहीं है ये डिफरेंट ऑपरेशन है। इसका नाम प्रोडक्ट रखा हुआ है। और इस ऑपरेशन में करना क्या है, एक एक स्टार्ट करते हैं। पहले स्टार्ट करेंगे स्केलर प्रोडक्ट। तो हेडिंग डाल सकते हो आप सब, स्केलर प्रोडक्ट, या दूसरा नाम है डॉट प्रोडक्ट। किस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, पहले वो सिंबल बता देता हूं मैं। सपोज दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। इन दोनों के बीच में मुझे कौन सा ऑपरेशन करना है, ऑपरेशन बोलूंगा मैं इसको, कौन सा ऑपरेशन करना है, स्केलर प्रोडक्ट वाला ऑपरेशन। तो उसके लिए सिंबल यूज में लेते हैं, इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एक डॉट लगा देते हैं, इसलिए नाम क्या रखा हुआ है, डॉट प्रोडक्ट। ये तो बात हो गई सिर्फ रिप्रेजेंटेशन, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे इसको ऑपरेट करते हैं वो तरीका सिखाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा, उससे एक्सप्लेन करूंगा। सपोज वेक्टर ए वेक्टर फॉर्म में गिवन है, वेक्टर बी भी वेक्टर फॉर्म में गिवन है, और मुझसे बोला गया फाइंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। मुझे ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में कौन सा ऑपरेशन करना है, डॉट प्रोडक्ट वाला, या ऐसे बोल सकते हैं स्केलर प्रोडक्ट वाला। किस तरह से सॉल्व करते हैं वो देखना आप, और बहुत सिंपल छोटी बात है ये भी। जिन वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करना है, अगर वो वेक्टर्स ए और बी वेक्टर वेक्टर फॉर्म में गिवन है, तो क्या मेथड अपनाएंगे, उन वेक्टर्स के आई कैप के जो कोफिशिएंट्स हैं, ए वेक्टर का आई कैप का कोफिशिएंट देखो, बी वेक्टर का आई कैप का कोफिशिएंट देखो, उन कोफिशिएंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ +2, यहाँ -1, मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, कितना आ जाएगा, -2। देन प्लस जे कैप वाले कोफिशिएंट को जे कैप वाले कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो +1 यहाँ, +2 यहाँ, मल्टीप्लाई कर दो +2। के कैप का कोफिशिएंट -2, यहाँ पर -3 मल्टीप्लाई कर दो 6, तो रिजल्ट क्या आ गया, 6 आ गया। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्या यूज है, वो बाद में बताऊंगा मैं, सिर्फ अभी सॉल्व करना सिखा रहा हूं। तो अगर वेक्टर्स वेक्टर फॉर्म में है हमारे पास, उनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो तरीका ये हो गया। इसका नाम स्केलर प्रोडक्ट क्यों है, क्योंकि इस ऑपरेशन के बाद जो क्वांटिटी आती है, वो क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, स्केलर, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, स्केलर प्रोडक्ट। आगे बढ़ते हैं इसमें, देखना। अब अगर सपोज ऐसा हो, फिर से एक छोटे से एग्जांपल से बता रहा हूं। सपोज मेरे पास वेक्टर ए वेक्टर फॉर्म में नहीं है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड गिवन है 10 यूनिट, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड गिवन है सपोज 4 यूनिट, और इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल गिवन है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 60 डिग्री। एक एग्जांपल से बता रहा हूं, दो वेक्टर्स ए और बी के मैग्नीट्यूड्स गिवन है, उन दोनों वेक्टर्स के बीच में कितना एंगल है वो भी गिवन है, एंड वी हैव टू फाइंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये हमको कैलकुलेट करना है। इसके लिए मैं एग्जांपल से आपको थ्योरी पार्ट पढ़ा रहा हूं यहाँ पर। इसके लिए क्या करेंगे, एक फॉर्मूला डिफाइन किया हुआ है इसके लिए,
वो बता देता हूँ। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। सिंपली आप बोल सकते हैं ए बी कॉस थीटा। ए बी मतलब ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, जहां पर थीटा क्या है, जिन वेक्टर्स के लिए हम ये ऑपरेशन कर रहे हैं उन वेक्टर्स के बीच में एंगल है थीटा। तो इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले की हेल्प से अगर सॉल्व करें तो क्या रिजल्ट लिखेंगे बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ ए 10, मैग्नीट्यूड ऑफ बी 4, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम 60 डिग्री, ये बच्चों आ जाएगा 20 यूनिट। सॉरी। तो इस तरह से हम देखो तीन बातें सीखी हमने। पहली बात रिप्रेजेंटेशन, दूसरी बात अगर वेक्टर्स वेक्टर फॉर्म में है और डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो क्या प्रोसेस होना चाहिए, अगर वेक्टर्स वेक्टर फॉर्म में गिवन नहीं है, उनके मैग्नीट्यूड्स गिवन है, उनके बीच का एंगल गिवन है, तो फॉर्मूला है ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। ये बातें हमने सीखी। तो एक काम कर सकते हैं, शॉर्ट में अब हम इस डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड एक एक बात नोट करते जाते हैं। देखना, पहली इंपॉर्टेंट बात क्या देखी हमने कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। दूसरी बात, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के। देख सकते हैं यहां से भाई, ए डॉट बी पूछेंगे तो ए बी कॉस थीटा, बी डॉट ए पूछेंगे तो बी ए कॉस थीटा, बात तो वही है। तो ए डॉट बी और बी डॉट ए इक्वल होते हैं। तीसरी बात जो हम समझ सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये वाली, कि अगर इफ दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो है, मान लेते हैं कि ऐसे वेक्टर्स ले रहे हैं जिनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आता है, तो इसको देखते हुए हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ए डॉट बी की वैल्यू जीरो आने के क्या क्या मेथड हो सकते हैं, क्या क्या तरीके हो सकते हैं। उसके लिए सिर्फ आपको ये देखना है, ये ए डॉट बी जीरो आने का मतलब है ये प्रोडक्ट पूरा जो लिखा है ये जीरो आ गया। ये प्रोडक्ट जीरो आने के केसेस क्या क्या हो सकते हैं। पहला केस कि हो सकता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए जीरो हो सकता है कि ए वेक्टर ही नल वेक्टर हो, तो अगर ये जीरो हो जाएगा तो चाहे कुछ भी हो पूरा प्रोडक्ट तो जीरो हो जाएगा। या हो सकता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ बी जीरो हो, भाई ये जीरो हो जाएगा तब भी प्रोडक्ट तो जीरो होना है। या अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए जीरो नहीं है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी जीरो नहीं है, ना ये जीरो ना ये जीरो, फिर भी अगर ये प्रोडक्ट जीरो आ रहा है तो वो तभी आ सकता है जब कॉस फंक्शन जीरो हो। इसका मतलब जब थीटा कितना हो 90 डिग्री। ये इंपॉर्टेंट बात थी, इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, अगर दो वेक्टर्स दो नॉन जीरो वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा मतलब वो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे, तो उन वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, जीरो। तो इस बात को हम अलग से लिख सकते हैं स्टार लगाते हुए, इफ वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू जीरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि हम यूज में भी लेंगे आगे चल के कहीं ना कहीं। और समझते हैं एक और बहुत यूजफुल टर्म है इससे रिलेटेड, हम इस डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से दो वेक्टर्स के बीच में एंगल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरह से, ये जो फॉर्मूला मैंने बताया आपको, ए डॉट बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। यहां से मैं कॉस थीटा को ऐसे लिख सकता हूं, ए डॉट बी, इसको डिवाइड कर दो अपॉन ए बी। कैसे यूज में लेंगे मैं समझाऊंगा भी, है ना, इन दोनों बातों को एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। तो एक काम करते हैं, पहले एक बात और लिख लेते हैं। चलो यहां पर ये बता सकते हो क्या कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर की वैल्यू क्या होगी। ढंग से देखना, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, किसी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उसी वेक्टर के साथ निकालूंगा तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं कि ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, या इसको आप सिंपली ए स्क्वायर, कैपिटल ए स्क्वायर बोल सकते हो। कुछ नहीं किया मैंने, वो ए डॉट ए पर ये फॉर्मूला अप्लाई किया, बी की जगह भी ए मान लो, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस ऑफ थीटा है एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। जब ये दोनों वेक्टर सेम ही लिखे हुए हैं तो सेम वेक्टर है, ए वेक्टर ये और ए वेक्टर यही तो है, इनके बीच में एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। तो यहाँ थीटा 0 होती कॉस फंक्शन 1 हो जाएगा, इसलिए ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर। देखना,
तो किसी वेक्टर का डॉट उसके खुद के साथ निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर। एक बात और समझ लेते हैं, ये जो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है, जिसको सॉल्व करने पर एक स्केलर टर्म आती है। अच्छा, स्केलर टर्म जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है यहाँ पर, क्योंकि ये पूरी टर्म का पॉजिटिव नेगेटिव होना इसके हाथ में है। भाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वो तो नेगेटिव नहीं हो सकता, वेक्टर की लेंथ थोड़ी नेगेटिव होती है। मैग्नीट्यूड ऑफ बी वो भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो अगर ये थीटा की वैल्यू यहां लिख सकते हैं कि ये पूरे जो वैल्यू आने वाली है, तीन केसेस पॉसिबल है। कौन कौन से तीन केस? इफ थीटा अगर 0 से 90 डिग्री के बीच का कोई एंगल है, 0 से 90, तो हम जानते हैं कॉस फंक्शन पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ए डॉट बी की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। देन रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव। इफ थीटा 90 से बड़ा एंगल है, 180 से छोटा या इक्वल है, मतलब 90 से 180 के बीच में कोई एंगल है, तो कॉस फंक्शन नेगेटिव होगा, तो डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा बच्चों, नेगेटिव। और तीसरी बात जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखी थी, ये वाली बात, कि अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, जो हम पहले देख चुके हैं। तो इस तरह से हम चीजों को याद रख सकते हैं। यहां पर कुछ एग्जाम्पल करके देखते हैं जिससे इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखना, सपोज वेक्टर ए इज गिवन टू अस एक्स आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप, वेक्टर बी इज 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप। इफ ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, मैंने ऐसे शॉर्ट में लिख दिया है, आप चाहें तो पूरा लिख सकते हैं। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर है, गिवन है, देन फाइंड एक्स। तो हमको एक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। जैसे ये दिखाई दिया कि दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, दिमाग में क्या आना चाहिए कि इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेने पर वो क्या आएगा, 0। मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, अगर वेक्टर वेक्टर फॉर्म में गिवन है, उनका डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, इसके आई कैप के कोफिशिएंट को बी वाले वेक्टर के आई कैप के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू एक्स 3x, -1 इंटू +4 मीन्स -4, -2 इंटू +6 मीन्स -12, और 0 के बराबर कर देंगे। यहां से 3x आ जाएगा बच्चों 16, x की वैल्यू आ जाएगी 16/3। इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक यूज तो हो गया, जब भी वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे तो हम डॉट प्रोडक्ट को 0 करके जो भी रिक्वायर्ड वैल्यू है वो कैलकुलेट कर लेंगे। एक एग्जांपल और देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का एग्जांपल मान सकते हो आप। एक फोर्स वेक्टर है F1 वेक्टर आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। एक दूसरा फोर्स वेक्टर गिवन है F2 वेक्टर, दैट इज 2j कैप प्लस 3k कैप। फाइंड एंगल बिटवीन F1 वेक्टर एंड F2 वेक्टर। हमको इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कैलकुलेट करना है। तो जब भी दो वेक्टर वेक्टर फॉर्म में गिवन हो, हमको उनके बीच में एंगल कैलकुलेट करना हो, दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए ये फॉर्मूला, ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। बच्चों इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करना स्टार्ट करते हैं। देखना, ए डॉट बी मतलब F1 डॉट F2, इन दो वेक्टर्स को मैं ए और बी वेक्टर्स मान रहा हूं, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल के यहां पे रख दूंगा। निकालते हैं। आई कैप का कोफिशिएंट 1, यहाँ पे आई कैप है ही नहीं, उसका कोफिशिएंट 0, तो 1 इंटू 0 0। जे कैप का कोफिशिएंट -1, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करो तो -2। के कैप का 1, यहाँ पर 3, तो ये +3 इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये पहला वेक्टर, इसको ए वेक्टर बोल रहा हूं, इसका मैग्नीट्यूड रूट ऑफ स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मीन्स √3। मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये बी वेक्टर है, ये हो जाएगा रूट ऑफ आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर मीन 0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा बच्चों, √13, 9 + 4, हाँ, इंटू कॉस थीटा। यहां से देखते हैं, कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 1 डिवाइड बाय √39, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी बच्चों कॉस इनवर्स 1/√39। तो इस तरह से हम यूज में ले सकते हैं डॉट प्रोडक्ट को, और कई बार ये बातें यूज में आने वाली हैं फिजिक्स में आगे चल के, कि वेक्टर्स के बीच में एंगल कैलकुलेट करना होगा तो बार बार ये बातें यूज में आएगी, तो अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगी। हम ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा फॉर्मूला यूज में लेंगे। तो
ये तो बात हो गई कैसे हम दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकाल सकते हैं, वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे तो क्या होगा। इसमें एक लास्ट बात और बची है डॉट प्रोडक्ट के अंदर कि किसी एक वेक्टर का कंपोनेंट अगर मुझे दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में निकालना होगा तो भी हम इस डॉट प्रोडक्ट को यूज में ले सकते हैं। किस तरह से वो देखते हैं फिर थोड़ी देर में। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं डॉट प्रोडक्ट के अंदर। हमने कैसे डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं। अगर वेक्टर फॉर्म में वेक्टर्स गिवन होंगे ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो हम किस तरह से ए डॉट बी कैलकुलेट करेंगे, किस तरह से हम ये पता करेंगे कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या है। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आता था, 0। इस तरह की बातें हम देख चुके हैं। तो इसी में आगे बढ़ते हैं। एक और बहुत बड़ी एप्लीकेशन है इस डॉट प्रोडक्ट की, उसको और समझते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हो आप, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। अगर हमको किसी एक वेक्टर ए का कंपोनेंट बी वेक्टर की डायरेक्शन में निकालना होगा तो क्या तरीका है देखना। सपोज ये कोई वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड ए है, नाम है ए वेक्टर। सपोज दिस इज बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड बी है। इनके बीच में एंगल सपोज थीटा मान लेते हैं। अब ढंग से देखना, वी हैव टू कैलकुलेट कंपोनेंट ऑफ दिस इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। तो डायग्राम वाइज मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर मैं इस ए वेक्टर के दो कंपोनेंट करूं जिनमें से एक इस बी वेक्टर की डायरेक्शन में हो, ये वाला, और दूसरा बाय डिफॉल्ट अपने आप इसके परपेंडिकुलर होगा, इस वाले को नाम दे देते हैं A1, इसको बोल देता हूं मैं A2। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं ना, ए का जो कंपोनेंट बी के अलोंग आ रहा है वो कितना A1 है और उसके परपेंडिकुलर जा रहा है वो A2 है। अब मुझे अगर ये A1 कैलकुलेट करना है, आप देख सकते हैं कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी, ए का वो कंपोनेंट जो बी वेक्टर वाली लाइन के अलोंग आ रहा है, मतलब ये A1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है मुझे। तो इस वाली बात को इक्वल का साइन लगा के मैं लिखता हूं, आप समझना अपने आप एक बार। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं उसको। अच्छा यहां से देखो एक बार, ये जो A1 है इसको देखना, अगर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैपिटल ए है, ये एंगल थीटा है, तो मुझे पता है थीटा की तरफ वाला एंगल कॉस थीटा वाला होता है, ए कॉस थीटा। इसका मतलब ये जो कंपोनेंट ए का बी के अलोंग आ रहा है वो कितना आना चाहिए, ए कॉस थीटा। और ये भी वही लिखा हुआ है, कोशिश करो समझने की इसको अपने आप। कल बताया था मैंने, ए डॉट बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। तो वो बी के मैग्नीट्यूड से बी का मैग्नीट्यूड कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या बचेगा, ए कॉस थीटा। तो वही लिखा हुआ है ए कॉस थीटा। इसको आप सिंपली ऐसे भी आगे के लिए याद रख सकते हो, देखना कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी, तो जिस वेक्टर की डायरेक्शन में हमको कंपोनेंट निकालना है उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं और ऊपर क्या लिखते हैं, जिसका कंपोनेंट निकालना है जिस वेक्टर की डायरेक्शन में, उन दोनों का आपस में डॉट प्रोडक्ट को ऊपर लिखा जाता है। ठीक है ना। तो जिस वेक्टर की डायरेक्शन में निकालना है कंपोनेंट उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे और जिसका कंपोनेंट जिसकी डायरेक्शन में निकालना है उन दोनों के डॉट प्रोडक्ट को ऊपर लिखेंगे। मान लो इस तरह पूछा जाए तुमसे कि कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, क्या लिखोगे बच्चों, लिखो एक बार अपने आप, कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। ढंग से देखना, इस बार बी का कंपोनेंट ए की डायरेक्शन में निकालना है, तो यहां तो लिखेंगे इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट अपॉन जिसकी डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना है उसके मैग्नीट्यूड से बच्चों क्या कर देंगे, डिवाइड। कर सकते हैं आराम से। चलो एक न्यूमेरिकल करते हैं इस पर बेस्ड। एक वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर दैट इज 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। एक दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर i कैप प्लस जे कैप माइनस k। तो दो वेक्टर्स गिवन है। फर्स्ट पार्ट, फाइंड कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। हमको ए वेक्टर का कंपोनेंट बी वेक्टर की डायरेक्शन में कैलकुलेट करना है। तो ट्राई कर सकते हो आप वीडियो को पॉज करते हुए एक बार,
फिर सॉल्यूशन देखते हैं इसका। कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी, तो क्या लिखूंगा, जिसका कंपोनेंट जिसकी डायरेक्शन में निकालना है उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट अपॉन जिसकी डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। यही बताया था मैंने। तो ए डॉट बी, ए और बी वेक्टर फॉर्म में गिवन है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिख लेते हैं। तो 2 इंटू 1 -1 इंटू +1 मीन्स -1 +2 इंटू -1 मीन्स -2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, इसका मैग्नीट्यूड रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर मीन्स √3। तो बच्चों ये कितना आ जाएगा देखना, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, -1/√3। ठीक है, ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस क्या बता रहा है देखना। कुछ ऐसी सिचुएशन यहां पर रही होगी कि वेक्टर ए अगर इधर की तरफ होगा तो वेक्टर बी इधर की तरफ रहा होगा, और अगर मुझसे बोला गया है कि ए का कंपोनेंट बी वाली लाइन के अलोंग निकालो, इस वाली लाइन के अलोंग, तो वो ए के जो दो कंपोनेंट मैं करने वाला हूं वो इस तरह से रहे होंगे। उसमें से जो ये वाला कंपोनेंट है वो हमने कैलकुलेट किया है, तो माइनस साइन सिर्फ इस बात को बता रहा है कि ए का जो कंपोनेंट बी वाली लाइन के अलोंग आ रहा है वो बी वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में, वो अपोजिट होना इस माइनस से पता लग रहा है। अगर प्लस आता तो इसका मतलब वो ए वेक्टर का कंपोनेंट जो बी वाली लाइन के अलोंग आ रहा है वो बी वेक्टर के अपोजिट नहीं आकर बी की डायरेक्शन में ही आ रहा होता। सेकंड पार्ट, फाइंड कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर in the direction of a vector minus b vector। इसको थोड़ा सा ढंग से संभल के करना है। We have to find component of b vector in the direction of a vector minus b vector। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन देखते हैं। देखो, जिस वेक्टर का कंपोनेंट निकालना है वो बी वेक्टर है, ये रहा। ठीक है, जिसकी डायरेक्शन में निकालना है वो है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो सबसे पहले अलग से लिख लो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, उसका एक नया नाम रख लेते हैं सी वेक्टर, ऐसे रख लिया नाम मैंने। तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसमें से इसको माइनस करते हैं बच्चों, तो आई कैप -2j कैप +3k कैप। ठीक है, अब क्वेश्चन वापस पढ़ते हैं। फाइंड कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर, इस वाले वेक्टर का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसकी डायरेक्शन में इस वेक्टर का कंपोनेंट कितना आएगा वो बताना है। तो यही लिख लेते हैं आंसर, इक्वल्स टू जिस वेक्टर का कंपोनेंट निकालना है, जिस डायरेक्शन में निकालना है उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट वहां लिखूंगा मैं। तो 1 इंटू 1 -2 इंटू +1 +3 इंटू -1, तो यहां से आया 1, यहां से आया -2, 1 -2, और यहां से आया -3 अपॉन जिस वेक्टर की डायरेक्शन में निकालना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, यही तो है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसकी डायरेक्शन में, तो इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करूंगा, रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ 2 प्लस स्क्वायर ऑफ 3, तो 9 + 4 13 14 √14। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 - 2 मीन्स -1, तो -4/√14। ये माइनस वापस उसी बात को इंडिकेट कर रहा है जो मैंने अभी आपको समझाया था। तो इस तरह से कहीं ना कहीं फिजिक्स में आगे चल के जब भी हमको एक वेक्टर, चाहे वो वेक्टर फोर्स वेक्टर हो, चाहे वेलोसिटी वेक्टर हो, कोई भी वेक्टर हो, का कंपोनेंट किसी दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में निकालना होगा, तो इस मेथड से हम बहुत इजीली ये कैलकुलेट कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो डॉट प्रोडक्ट जो है वो कंप्लीट होता है, और जो दूसरे टाइप का प्रोडक्ट मैंने आपको नाम बताया था पिछली क्लास में, जिसका नाम था वेक्टर प्रोडक्ट या दूसरा नाम था क्रॉस प्रोडक्ट, उसको स्टार्ट करते हैं। सेकंड जो हमको पढ़ना है उसका नाम है क्रॉस प्रोडक्ट, या दूसरा नाम क्या था बच्चों, वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, इसको मैं बिल्कुल उसी तरह से समझाऊंगा कि पहले मैं एक एग्जांपल से ये बताऊंगा कि किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, फिर इसके फॉर्मूले या इससे इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड जरूरी जो बातें हैं वो बताऊंगा आपको। सपोज दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए इज 2i कैप -j कैप +k कैप, वेक्टर बी इज गिवन टू अस i कैप -j कैप +2k। ठीक है, फर्स्ट पार्ट, फाइंड फाइंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर,
और यहीं पर ही आप जहाँ आपने हेडिंग लिखी होगी यहाँ लिख सकते हैं ब्रैकेट में, इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ इस तरह का है, ए वेक्टर और बी वेक्टर जिनका मुझे ये क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है या ये ऑपरेशन करना है, इसको क्रॉस सिंबल से इंडिकेट करते हैं, क्रॉस। वापस से बोल दूं, ये नॉर्मल टाइप का मल्टीप्लीकेशन नहीं है, ये क्या ऑपरेशन है देखते हैं एक बार। तो वी हैव टू फाइंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसका क्या तरीका बना रखा है समझना ढंग से। जैसे मैट्रिक्स सॉल्व करते हैं, डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं, पढ़ोगे आप लोग मैथ्स में, अभी सिर्फ जितना बोल रहा हूं उतना ढंग से सुनना। इस तरह से दो लाइंस ड्रॉ करेंगे, इसमें लिखेंगे ऊपर ही ऊपर आई कैप जे कैप के कैप। देन ए क्रॉस बी में जिसका नाम पहले है उस वेक्टर को देखना है, ये वाला वेक्टर। इसमें आई कैप का जो कोफिशिएंट है उसको आई कैप के नीचे लिखना है, जे कैप के कोफिशिएंट को जे कैप के नीचे लिखना है, के कैप के कोफिशिएंट को के कैप के नीचे लिखना है। तो यहाँ पर +2, दिस इज -1 +1, ठीक है। जिसका नाम बाद में है बी वेक्टर, सेम उसके लिए भी वो कोफिशिएंट्स को आई कैप जे कैप के कैप के नीचे लिख लेंगे। तो +1 -1 +2, +1 -1 +2। अब इसको ओपन करेंगे। ओपन कैसे करते हैं देखना। सबसे पहले आई कैप के साथ ओपन करते हैं, तो आई कैप को बाहर लिखेंगे, एक ब्रैकेट लगाएंगे। आई कैप वाली लाइन, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन, इनको क्लोज कर दो मनी मन। जो बचे हुए 4 नंबर हैं उनको इस तरह से मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू -1, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू -1 लिख देता हूं एक बार, 2 इंटू -1, देन माइनस, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करना है, -1 इंटू +1, -1 इंटू +1, ठीक है। तो आई कैप के साथ ओपन कर लिया मैंने। अब जे कैप के साथ जब ओपन करते हैं तो माइनस साइन लगा के ओपन करते हैं, सिखाएंगे आपको मैथ्स के अंदर, अभी आपको इस बात को ध्यान रखना है। अब जे कैप के साथ ओपन कर रहे हैं माइनस जे कैप के साथ, तो जे कैप जिस हॉरिजॉन्टल लाइन और जिस वर्टिकल लाइन पर आ रहा है उनको क्लोज कर दो, ये और ये क्लोज कर देना बच्चों। अब बचेंगे ये वाले 4 नंबर। पहले इन 2 नंबर्स को ऐसे मल्टीप्लाई करना है पहले, फिर माइनस लगाना है, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करना है। तो 2 इंटू 2 4, माइनस 1 इंटू 1 1। लास्ट के कैप के साथ ओपन करेंगे प्लस साइन के साथ। देखना आई कैप के साथ जब ओपन करा था तो प्लस साइन के साथ, जब जे के साथ ओपन किया है तो माइनस के साथ, के कैप के साथ ओपन करेंगे तो अगेन प्लस के साथ। तो के कैप जिस हॉरिजॉन्टल लाइन और जिस वर्टिकल लाइन पर आ रहा है उनको क्लोज कर दो। इस बार ये वाले 4 नंबर बचेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई करो इस तरह से। तो -2 माइनस -1, तो -2 माइनस -1। इसको ढंग से अरेंज कर लेते हैं बच्चों। रिजल्ट क्या आया यहाँ लिख लेते हैं। आंसर आया हमारा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये कैलकुलेट करना था ना, इक्वल्स टू ये जो लिखा हुआ है, तो -2 तो ये हो गया, और यहां से हो गया कितना +1, तो यहां से -1 आया तो माइनस आई कैप। यहां से देखते हैं बच्चों, 4 -1 3 और माइनस लगा हुआ है तो -3 जे के, वो देख लेते हैं। -2 +1 मीन्स माइनस के कैप। ये हमारा इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर आ गया, -आई कैप -3 जे कैप -के कैप। तो इस तरह से आप ए क्रॉस बी को सॉल्व कर सकते हो। एक दो क्वेश्चंस और मैं कराऊंगा ताकि आपकी और प्रैक्टिस हो, जिसको आप करके बताओगे। तो इस क्वेश्चन के बाद अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो और न्यूमेरिकल्स करते हैं बच्चों। सपोज वेक्टर ए इज गिवन टू अस 2 आई कैप -j कैप +2 के कैप, और वेक्टर बी है आई कैप +j कैप +k कैप। फर्स्ट पार्ट, फाइंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। आपको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को कैलकुलेट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो अभी समझाया था मैंने कि इस तरह से लाइंस ड्रॉ करेंगे, आई कैप जे कैप के कैप लिखेंगे। अब ए क्रॉस बी में जिसका नाम पहले लिखा हुआ है उसमें जो कोफिशिएंट्स है उनको यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा -1, यहाँ पे आ जाएगा +2। बी वेक्टर जो गिवन है इसके भी कोफिशिएंट्स देखते हैं, 1 1 1, तो यहाँ तीनों जगह क्या आएगा 1। अब इसको ओपन करते हैं बच्चों। तो पहले आई कैप के साथ ओपन करेंगे। आई कैप के साथ ओपन करने में ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल लाइन को क्लोज्ड मान लेंगे। 1 इंटू -1 मीन्स -1, देन -1 इंटू 2, तो टोटल हो जाएगा -3। जे कैप के साथ जब ओपन करते हैं तो माइनस साइन लगा के ओपन करेंगे, माइनस साइन के साथ ये वाली लाइन और ये वाली लाइन को क्लोज कर देंगे। 1 इंटू 2 -1 इंटू 2, वो टर्म 0 हो जाएगी, प्लस के कैप, ये लाइन और ये लाइन क्लोज कर दो। 1 इंटू 2 मीन्स 2, -1 इंटू -1 मीन्स -1, तो वो टोटल 3 हो जाएगा।
तो ए क्रॉस बी को सॉल्व करने पर जो रिजल्ट आया यहाँ लिख लेते हैं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कितना आया, -3i कैप 0 + 3k कैप, -3i कैप + 3k कैप। कर सकते हैं इजीली इस तरह से सॉल्व। चलो सेकंड पार्ट जो है इसी क्वेश्चन का वो आपको कैलकुलेट करना है। अब यू हैव टू फाइंड बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। आपको बी वेक्टर और ए वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू को फाइंड करना है। तो वीडियो को पॉज करते हुए आप लोग ट्राई कर सकते हैं। मैं इतने सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करता हूं, देखना। तो बी क्रॉस ए निकालने के लिए सेम वही मेथड यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। देखो बच्चों, बी क्रॉस ए जो सेकंड पार्ट है हमारा के लिए वही तरीका जो बताया गया था, i कैप j कैप k कैप। देन जिसका नाम पहले लिखा हुआ है मींस बी वेक्टर, उसके जो कोफिशिएंट्स हैं 1 1 1। देन ए वेक्टर 2 -1 2 2 -1 2। ओपन करते हैं, i कैप के साथ ओपन करेंगे पहले, तो ये और ये क्लोज हो जाएंगे। 2 -1 मींस +3। जे कैप के साथ जब ओपन करेंगे तो माइनस साइन लगा के ओपन करेंगे, तो ये और ये क्लोज हो जाएंगे। 2 - 2 0 हो जाएगा वो। प्लस के कैप के साथ ओपन करते हैं बच्चों, तो ये दो लाइंस क्लोज हो जाएंगी। -1 - 2 तो -3। तो बी क्रॉस ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3i कैप -3k कैप। तो शुरू के जो दो पार्ट्स हमने देखे अभी, उनके रिजल्ट्स आपके सामने लिखे हुए हैं। बी क्रॉस ए ये आया और ए क्रॉस भी हमने निकाला था अभी। ए क्रॉस भी आया था बच्चों -3i कैप +3k कैप। पहले तो ये बताओ कि ए क्रॉस बी का जो रिजल्ट है ये, या बी क्रॉस ए का जो रिजल्ट है वो स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी। ये साफ दिख रहा है ना कि जो भी रिजल्ट आ रहा है वो i कैप k कैप j कैप की फॉर्म में आ रहा है। इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि जो ऑपरेशन हम कर रहे हैं ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए, वो रिजल्ट जो आ रहा है वो वेक्टर रिजल्ट है। रिजल्ट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए इसका नाम क्या रखा हुआ है, वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस नाम क्यों रखा, क्योंकि इसके सिंबल में क्रॉस का सिंबल लगा के दिखाया जाता है। ठीक है। दूसरी बात, ये जो रिजल्ट्स आ रहे हैं ए क्रॉस बी वाला और बी क्रॉस ए का, क्या रिजल्ट सेम है क्या? ये जो वेक्टर आया और ये जो वेक्टर आया, क्या दोनों वेक्टर सेम है या सेम नहीं है? दो ही ऑप्शन हो सकते हैं। तो साफ नजर आ रहा है कि यहाँ लिखा है -3i कैप +3k कैप, जबकि यहाँ 3i कैप -3k कैप, तो डिफरेंट है। तो जबकि हमने डॉट में सीखा था कि a डॉट बी की वैल्यू और b डॉट ए की वैल्यू इक्वल आती है। तो क्या वो रिजल्ट भी यहाँ कहा जाएगा कि a क्रॉस बी और b क्रॉस ए इक्वल होते? नहीं, a क्रॉस बी और b क्रॉस ए डिफरेंट वेक्टर क्वांटिटीज हैं। हाँ, लेकिन फिर भी इन दोनों में कुछ तो समानता है, कुछ तो सिमिलरिटी है। क्या है वो थर्ड पार्ट से समझ में आ जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं थर्ड पार्ट में, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, क्या क्वेश्चन पूछा है? बहुत सिंपल सी बात है। यू हैव टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर यही लिख लेते हैं आंसर। पिछली क्लास में बता चुका हूं, कोई भी वेक्टर जब वेक्टर फॉर्म में होता है तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, रूट के अंदर आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के, उस तरीके से। तो उसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा बच्चों, 3√2। सेम ऐसे ही बी क्रॉस ए वेक्टर, ये वाला वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड निकाल के देखो, वो भी क्या आएगा, 3√2। अभी तो मैंने बोला था कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए डिफरेंट वेक्टर्स हैं, और रिजल्ट जो मैंने अभी कैलकुलेट किया वो तो ये बताया जा रहा है कि ए क्रॉस बी का जितना मैग्नीट्यूड है उतना ही मैग्नीट्यूड बी क्रॉस ए का है। कौन सा स्टेटमेंट सही था? क्या पहले वाला जो मैंने स्टेटमेंट बोला था कि ये दोनों वेक्टर्स तो डिफरेंट वेक्टर्स हैं, क्या वो गलत बोल दिया था क्या? तो देखना, अगर मैं इस वाले वेक्टर, ये जो रिजल्ट आया इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, 3i कैप -3k कैप। और ये जो रिजल्ट है वही यहां लिखा हुआ है। क्या समझ में आ रही है बात इससे, कि ए क्रॉस बी से जो वेक्टर आया, ये वाला वेक्टर, अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो कौन सा वेक्टर आ जाता है, बी क्रॉस ए। इसका मतलब सीखने वाली बात ये है, क्या सीखा इस क्वेश्चन से वो बता रहा हूं। इस क्वेश्चन से हमने एक तो सीखा है कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड और बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड तो इक्वल होते हैं, लेकिन जो वेक्टर वाला रिजल्ट लिखा हुआ है उनमें माइनस का डिफरेंस होता है। ये बोलना चाह रहा हूं कि ए क्रॉस बी, मॉड मैग्नीट्यूड नहीं लगा रहा हूं, है ना, सिंपली वेक्टर की बात चल रही है। ये वेक्टर क्वांटिटी एक, दिस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। ये रिजल्ट आया। इसका मैं थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल मीनिंग बता देता हूं कि क्या कहना चाह रहा हूं। सपोज ए और बी के क्रॉस प्रोडक्ट से जो वेक्टर आता है वो ये वाला वेक्टर है, इसका नाम है
ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी आती है इसलिए मैं उसको इस तरह के सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। और बी क्रॉस ए से जो रिजल्ट आया, दोनों के मैग्नीट्यूड तो इक्वल थे, तो जो दूसरा वेक्टर मैं बनाने वाला हूं वो इतनी ही लेंथ का बनाऊंगा जिसका नाम है बी क्रॉस है, लेकिन उन दोनों वेक्टर्स में माइनस का अंतर है, माइनस का रिलेशन है। इसका मतलब जो दूसरा वेक्टर है वो ए क्रॉस बी के ठीक अपोजिट होगा, पर इतनी ही लेंथ का, इतने ही मैग्नीट्यूड का। बात समझ में आ रही है? ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम मैग्नीट्यूड के हैं, लेकिन डायरेक्शंस क्या है आपस में अपोजिट। अगर एक वेक्टर इधर की तरफ है तो दूसरा वेक्टर उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अच्छा, यहीं से और बातें समझते देखना। या चलो एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, उसमें कुछ और बात पूछूंगा आपसे अलग तरह से। देखना, सपोज एक वेक्टर है पी वेक्टर, ये है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। एक दूसरा वेक्टर है क्यू वेक्टर, i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। क्वेश्चन ये है, फाइंड द एंगल बिटवीन p वेक्टर एंड p वेक्टर क्रॉस q वेक्टर। ढंग से देखना क्वेश्चन को कि क्या पूछा गया है। वी हैव टू फाइंड एंगल बिटवीन p वेक्टर एंड p क्रॉस q वेक्टर। हमको जिन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल बताना है, उनमें से एक वेक्टर तो वेक्टर फॉर्म में हमारे पास लिखा हुआ है, क्वेश्चन में गिवन है, और जो दूसरा वेक्टर है p क्रॉस q वेक्टर, वो पहले हमको पता करना पड़ेगा। तो पहला टारगेट जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसमें क्या होगा कि p क्रॉस q की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो पहले p वेक्टर क्रॉस q वेक्टर निकाल के देखते हैं, उसी तरीके से जो बार बार सिखाया जा रहा है, आई कैप जे कैप के कैप। p नाम पहले लिखा है तो p के कोफिशिएंट्स को लिख लेंगे, +2 +2 +1। q नाम बाद में लिखा है तो 1 -1 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। तो p क्रॉस q वेक्टर, p वेक्टर क्रॉस q वेक्टर इक्वल्स टू, तो आई कैप के साथ ओपन करते हैं पहले, ये और ये क्लोज हो जाएंगे, तो 2 -1 मीन्स 3। देन माइनस जे कैप, तो ये क्लोज हो जाएंगे, 2 -1 मीन्स 1। प्लस के कैप के साथ ओपन करेंगे, ये और ये क्लोज हो जाएंगे, -2 तो ये जी वाली टर्म जीरो हो जाएगी। चेक कर लें एक बार, -2 माइनस, देन ठीक है। अब एक सेकेंड, -2 माइनस तो -4 हो जाएगा, -4। तो p वेक्टर क्रॉस q वेक्टर क्या आ गया बच्चों, 3i कैप माइनस जे कैप -4 के कैप। अब थोड़ा सा इजी हो गया हमारे लिए, क्योंकि जिन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैलकुलेट करना है वो दोनों वेक्टर्स मेरे पास वेक्टर फॉर्म में लिखे हुए हैं। एक वेक्टर ये रहा p वेक्टर, एक वेक्टर ये लिखा हुआ है p क्रॉस q वेक्टर। हमको इन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैलकुलेट करना है। पिछली क्लास में मैंने बताया था आपको कि जब भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना होता है तो हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट। तो मैं कैसे निकालूंगा, मैं थोड़ी देर के लिए p क्रॉस q वेक्टर जो लिखा हुआ है इसका नाम c वेक्टर रख लेता हूं थोड़ी देर के लिए। अब सवाल क्या है, p वेक्टर और c वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है, तो p वेक्टर डॉट c वेक्टर, पुरानी क्लासेस की बात है ये वाली, तो इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ p वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ c वेक्टर cos थीटा। तो p डॉट c लिखते हैं पहले इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, 2 इंटू 3 6 +2 इंटू -1 मीन्स -2, देन 1 इंटू -4 -4 इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ p, जो भी आएगा लिख लेंगे इसको, इसको मैं एज इट इज या लिख देता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ p मैग्नीट्यूड ऑफ c cos थीटा। आप देखें तो यहां पर जीरो आ चुका है, इसका मतलब कि cos थीटा की वैल्यू जीरो है, इट मींस थीटा कितना होगा बच्चों, 90 डिग्री। और ये हमेशा आएगा, क्या रिजल्ट हमेशा आएगा, जब भी मैं दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट को कैलकुलेट करूंगा, वो जो वेक्टर आएगा क्रॉस प्रोडक्ट निकालने पर उसका एंगल इन दोनों में से जिनका क्रॉस हमने लिखा था किसी की भी साथ निकाल के देखेंगे तो आंसर हमेशा कितना आएगा बच्चों, 90 डिग्री। इन सारी बातों से जो मैंने आपको इन लगातार 2-3 क्वेश्चंस में सिखाया है, हमने क्या क्या देखा है उस बात को बताऊंगा मैं। और तो पहले बोर्ड को साफ करते हुए एक बार देखते हैं कि हमने क्या क्या सीखा है, शॉर्ट में उन बातों को लिख लेंगे। तो बच्चों हमने क्या क्या सीखा है क्वेश्चंस के थ्रू, उन बातों को एक बार शॉर्ट में लिख लेते हैं। एक मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं जो कि बार बार यूज में आएगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करने पर ये तो हम जानते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी आती है, वो जो भी वेक्टर क्वांटिटी आती है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है उसका फॉर्मूला होता है बच्चों
मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। ये उसी टाइप का फॉर्मूला है जैसे ए डॉट बी के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता था मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, तो वहां कॉस थीटा आता था, यहाँ साइन थीटा आता है। दूसरी बात ये भी हमने देखा है कि ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होता है और बी क्रॉस ए का जो मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात चल रही है, वो इक्वल होता है। ये वाली बात हमने न्यूमेरिकल से भी सीखी है। एक बात और हमको पता है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहा हूं, वेक्टर की बात कर रहा हूं, इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। इसका मीनिंग भी मैंने डायग्राम में बताया था आपको न्यूमेरिकल्स करते टाइम कि ए क्रॉस बी वेक्टर और बी क्रॉस ए वेक्टर कुछ इस तरह के ओरिएंटेशन में होते हैं। अगर इसका नाम है ए क्रॉस बी, ये है बी क्रॉस ए, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे और दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। इसके अलावा हमने क्या देखा बच्चों, ये भी हमने देखा था कि ए क्रॉस बी के क्रॉस प्रोडक्ट से, ए और बी के क्रॉस प्रोडक्ट से जो वेक्टर क्वांटिटी आई थी जिसका नाम था ए क्रॉस बी, ये वेक्टर परपेंडिकुलर था ए वेक्टर के। अभी पिछले न्यूमेरिकल में बताया था मैंने इसको। और जो बी क्रॉस सॉरी यही ए क्रॉस बी, यही ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के भी। ये इंपॉर्टेंट बात है काफी कि ए और बी के क्रॉस प्रोडक्ट से जो वेक्टर क्वांटिटी आती है वो उन दोनों ही वेक्टर्स ए और बी दोनों के ही परपेंडिकुलर होती है। इस वाली बात को मैं डायग्राम में आपको बताने की कोशिश करूं, देखना। सपोज ए वेक्टर और बी वेक्टर मैं इस बोर्ड के प्लेन में ड्रॉ कर रहा हूं। मान लेते हैं ये है वेक्टर ए, सपोज ये है वेक्टर बी, ठीक है। अब इन दोनों वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट से जो क्वांटिटी आती है मान लेते हैं वो है ये मार्कर। एक बार के लिए मान लेते हैं कि इस मार्कर में ये एरो वाला साइन है, इसका नाम है वेक्टर ए क्रॉस बी, वेक्टर क्वांटिटी है। ये जो ए क्रॉस बी आएगा ये इस ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए और बी के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए, दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो क्या ये वेक्टर इसी बोर्ड के प्लेन में हो सकता है क्या? बताओ कि इसके भी परपेंडिकुलर हो, इसके भी परपेंडिकुलर हो, दोनों के परपेंडिकुलर साइमल्टेनियसली होना चाहिए। तो क्या बोर्ड के प्लेन में हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि अगर बोर्ड के प्लेन है, मान लो ए के परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर दिया आपने इस तरह से, तो ये बी के परपेंडिकुलर नहीं रहेगा। आपने सोचा कि सर मैं तो ऐसे ड्रॉ करूंगा, ए के साथ 90 डिग्री एंगल है इस वाले वेक्टर का, लेकिन बी के साथ नहीं है। तो इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि ये मार्कर या ए क्रॉस बी वेक्टर जिसको मैं बोल रहा हूं, ये इस प्लेन, जिस प्लेन में ए और बी लाई कर रहे हैं, इस प्लेन के तो परपेंडिकुलर होगा। कुछ इस टाइप से हो सकता है। आप देख सकते हैं ए के साथ भी 90 डिग्री एंगल है, इसका बी के साथ भी है। अंदर की तरफ भी डायरेक्शन हो सकती थी, इस तरह से भी हो सकता था, तब भी ए के साथ 90 डिग्री एंगल, बी के साथ 90। तो इतना तो कंफर्म है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से जो वेक्टर आता है ये किस प्लेन में होता है? जिस प्लेन में ए और बी है उस प्लेन के परपेंडिकुलर। तो दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। जिस प्लेन में ए वेक्टर और बी वेक्टर होंगे उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा हमेशा ए क्रॉस बी वेक्टर। एक लास्ट बात और बची है इसमें कि ये जो ए क्रॉस बी इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है, तब भी हमारे पास दो ऑप्शन थे यहां पर कि हो सकता है ए क्रॉस बी आउटवर्ड डायरेक्शन में हो, बाहर की तरफ, या हो सकता है ए क्रॉस बी अंदर की तरफ हो। तो एग्जैक्ट डायरेक्शन क्या होती है ए क्रॉस बी की? उसके लिए एक रूल बना रखा है जिसको राइट हैंड रूल बोलते हैं। डायरेक्शन ए क्रॉस बी की बताने के लिए एक रूल है, राइट हैंड रूल। और ये भी बहुत बार यूज में आएगा फिजिक्स में, बार बार यूज में आएगा तो अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके बारे में बताता हूं कि क्या रूल है। सपोज ए वेक्टर बोर्ड के प्लेन में इधर की तरफ है, बी वेक्टर बोर्ड के प्लेन में इधर है। अब ढंग से देखना, मुझे पता करना है डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर की। ए क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? तो अपने अपने राइट हैंड को देखते हुए, राइट हैंड की फिंगर्स को, मेरा टारगेट है ये पता करना कि ए क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन किधर है ना। तो जिसका नाम पहले लिखा हुआ है ना, राइट हैंड की फिंगर्स को उस वेक्टर की डायरेक्शन में अलाइन कर लेंगे। तो देखते चलना, राइट हैंड के फिंगर्स को ए वेक्टर उधर की तरफ अलाइन कर लूंगा, उधर की तरफ, ठीक है। अब ये जो पाम है आपका, हथेली है,
इस पाम को आपको जिसका नाम बाद में लिखा है उसकी तरफ ओपन करके रखना है। तो इस तरह से राइट हैंड की फिंगर्स को ए वेक्टर की तरफ रखना है कि जो पाम है वो बी वेक्टर की तरफ ओपन हो रहा हो। ओपन होने का मीनिंग क्या है, बी वेक्टर इधर है, देखना राइट हैंड की फिंगर्स को मैंने ए वेक्टर की तरफ अलाइन करा और ये जो पाम वाला पार्ट है ये बी वेक्टर की तरफ ओपन हो रहा है उधर की तरफ। अगर बी वेक्टर मान लो हवा में बात करते हैं एक बार, ए वेक्टर ये होता, बी वेक्टर मान लो इधर होता, इधर की तरफ, इस वाले प्लेन की बात कर रहा हूं, ए वेक्टर इधर, बी वेक्टर इधर की तरफ। अब कोई मुझसे बोलता है ए क्रॉस बी की डायरेक्शन के लिए राइट हैंड रूल को एक्सप्लेन करो, तो क्या करते, राइट हैंड के फिंगर्स को ए वेक्टर की तरफ रखते उधर की तरफ, और जो पाम है, पाम ये, वो बी वेक्टर जिधर उधर की तरफ ओपन होना चाहिए। अगर बी वेक्टर इधर है तो पाम इधर ओपन होगा, बी वेक्टर यहां होता तो पाम इधर ओपन होता। तो इस डायग्राम की बात कर रहा था मैं, फिंगर्स को रखा ए की तरफ, पाम की ओपनिंग है बी की तरफ, थंब को खोल के रखना है, तो थंब की जो डायरेक्शन होगी बाहर की तरफ, वो डायरेक्शन होगी वेक्टर ए क्रॉस बी की। अब वो बाहर आउटवर्ड डायरेक्शन को बोर्ड के प्लेन में तो ऐसे दिखाई जाएगा, ये तरीका बना रखा है बताने के लिए, ऐसे सर्कल बना के बीच में डॉट लगाते हैं, इसका मतलब होता है आउटवर्ड डायरेक्शन। अगर इस तरह का सिंबल दिखे कहीं पर क्रॉस लगाते हुए, उसका मतलब होता है इनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो ये जो मैंने दिखा रखा है आउटवर्ड डायरेक्शन, ये किसकी डायरेक्शन है, ये बता रखा है हमने, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को राइट हैंड रूल से इस तरह से समझाया जाता है। कुछ डायग्राम और मैं बताता हूं आपको, जिससे आप इस बात को और समझ सकते हैं। सपोज वेक्टर ए इधर की तरफ है, वेक्टर बी इधर है, ठीक है। अगेन वी हैव टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। देखना, राइट हैंड के फिंगर्स को ए वेक्टर की तरफ रखना है, पाम की ओपनिंग बी वेक्टर की तरफ होनी चाहिए, तो राइट हैंड की फिंगर्स को मैंने ए वेक्टर की तरफ रखा और पाम की ओपनिंग उधर की तरफ है क्योंकि बी उस तरफ है ना, तो पाम की ओपनिंग उधर की तरफ है। थंब किधर आ रहा है बच्चों, अंदर की तरफ, इनवर्ट डायरेक्शन में। ऐसे भी देख सकते हो आप, इस तरह से फिंगर्स को रखना है एक ही तरफ कि अब मैं फिंगर्स को घुमाकर रोटेट करके बी वेक्टर की तरफ लेके जाऊंगा, तो पाम को मुझे इधर रखना पड़ेगा, तब जाकर मैं फिंगर्स को ऐसे घुमा के ले जा रहा हूं, देखो आप, बी वेक्टर की तरफ। ए की तरफ रखना है इनिशियली फिंगर्स को और रोटेट करके बी की तरफ लेके जाना है, इस तरह से रखना था। तो थंब की जो डायरेक्शन होगी मींस इनवर्ट डायरेक्शन, वो यहां पर है इस तरह से, ये है डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर इज इनवर्ट डायरेक्शन। इस तरह से समझ सकते हैं। इसी के बारे में कुछ एग्जांपल और आपसे ऐसी हवा में बात करके कर रहा हूं। सपोज मैं 4 डायरेक्शंस डिफाइन कर रहा हूं हॉरिजॉन्टल प्लेन में, इधर की तरफ ईस्ट मान लेते हैं, इधर वेस्ट, सामने नॉर्थ, पीछे साउथ, ये वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब देखना, दो वेक्टर्स हैं, रेड वाले वेक्टर को मैं, रेड वाले मार्कर को मैं वेक्टर ए नाम दे रहा हूं, ब्लैक वाले मार्कर को वेक्टर बी नाम दे रहा हूं। मैं ए और बी के ओरिएंटेशन अलग अलग तरह से रखूंगा, आपको सोचते हुए, राइट हैंड रूल से सोचते हुए मुझे बताना है कि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या होगी। तो बहुत सिंपल से स्टार्ट करते हैं। ये ए वेक्टर है, ध्यान रखना, रेड वाला, ब्लैक वाला बी वेक्टर, इस तरह से रखा मैंने, वेक्टर ए का एरो इधर, वेक्टर बी का एरो इधर। वी हैव टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। तो सोचो एक बार, वीडियो को पॉज करते हुए फिर देखना। देखो, राइट हैंड की फिंगर्स को ए वेक्टर की तरफ रखना है इस तरह से कि हम उन फिंगर्स को घुमाकर रोटेट करके बी की तरफ लेके जाएं। तो ऐसे रखूंगा, फिंगर्स को ए की तरफ रखा और अब वो फिंगर्स को बी की तरफ घुमा के ले जा रहा हूं ऐसे। थंब किधर आ रहा है, इधर की तरफ, तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन है बच्चों इधर। ये मैंने ईस्ट बोला था, ये वेस्ट बोला था। तो अगर एग्जाम में सवाल ऐसा आ जाए कि ए वेक्टर वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में अलाइन है, बी वेक्टर नॉर्थ की तरफ है, वो नॉर्थ था, तो बताओ ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या होगी, क्या जवाब आया, टुवर्ड्स वेस्ट। अच्छा अब बताना, वेक्टर ए टुवर्ड्स ईस्ट, वेक्टर बी टुवर्ड्स नॉर्थ, वी हैव टू फाइंड, ढंग से सुनना, वेक्टर बी क्रॉस ए की डायरेक्शन, बी क्रॉस ए, नॉट ए क्रॉस बी, ए वेक्टर बी वेक्टर, वी हैव टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। सोचो वीडियो को पॉज करते हुए। अब देखना, राइट हैंड की फिंगर्स को बी क्रॉस ए, जिसका नाम पहले लिखा है उस तरफ अलाइन करना है, ये नाम बी है, ये नाम पहले लिखा हुआ है, तो राइट हैंड की फिंगर्स को बी की तरफ रखा, इस तरह से रखना है कि फिंगर्स को ए वेक्टर की तरफ रोटेट करके ले जाएंगे, तो इस तरफ रखा और इसको रोटेट करके ले जाऊंगा इधर। थंब किधर आ रहा है बच्चों, नीचे की तरफ, इसका मतलब बी क्रॉस ए की डायरेक्शन किधर होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वर्टिकल डाउनवर्ड्स में, नीचे की तरफ। ठीक है, अब बताना एक बार,
सपोज मैंने ए वेक्टर को रखा इधर की तरफ, कौन सी डायरेक्शन है ये, ईस्ट और नॉर्थ के बिल्कुल बीचों बीच। जब भी बिल्कुल बीचों बीच डायरेक्शन होती है ईस्ट और नॉर्थ के, तो उसको बोलते हैं ईस्ट नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट बोल सकते हो आप, नॉर्थ डैश ईस्ट। उसका मतलब होता है नॉर्थ और ईस्ट के बिल्कुल बीच में। जैसे मान लो लिखा आ जाए नॉर्थ और वेस्ट के बीच में डैश लगा हुआ, कि एक वेक्टर है जो कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में अलाइन है। उसका मीनिंग क्या होगा कि नॉर्थ और वेस्ट के बिल्कुल बीचों बीच दोनों से 45 डिग्री एंगल बनाते हुए। ठीक है, तो देखना वेक्टर ए है ईस्ट और नॉर्थ के बिल्कुल बीचों बीच, मतलब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। वेक्टर बी है वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में। आपको ए क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन को मन में सोचना है वीडियो को पॉज करते हुए, फिर मेरे सॉल्यूशन को देखना है। देखना, राइट हैंड की फिंगर्स को ए वेक्टर की तरफ रखूंगा अलाइन, इस तरह से कि पाम की ओपनिंग बी की तरफ हो, या फिंगर्स को बी की तरफ घुमा के लाएंगे, रोटेट करेंगे। तो राइट हैंड के फिंगर्स को मैंने रखा ए की तरफ, पाम की ओपनिंग आप देख सकते हैं बी की तरफ है, ऐसे समझ सकते हैं कि फिंगर्स को मैं रोटेट करके बी की तरफ ला रहा हूं। देखो आ गई ना बी की तरफ, ए से बी की तरफ घुमा के लाना है। तो थंब की डायरेक्शन ये इस डायरेक्शन में होगा, इस वाली डायरेक्शन में ए क्रॉस बी। कौन सी डायरेक्शन है ये, ईस्ट और साउथ के बिल्कुल बीचों बीच। तो हम क्या बोलेंगे रिजल्ट इस वाले सवाल में, साउथ ईस्ट। शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको, साउथ ईस्ट। जब भी बिल्कुल बीचों बीच होता है, अगर बिल्कुल बीचों बीच नहीं हुआ, मान लो किसी एक डायरेक्शन से 60 डिग्री एंगल पर है, दूसरे से सपोज 40 पर है, तो हम बिल्कुल बीचों बीच नहीं बोलेंगे उसको, और उसमें ऐसे डैश लगा के नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो ये तो बात हो गई छोटी छोटी जो बातें थी ए क्रॉस बी से रिलेटेड। अब ए क्रॉस बी के बारे में कुछ बातें और देख लेते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात लिख सकते हैं स्टार लगाते हुए, हमने अभी अभी देखा था कि ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला था मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। क्या ये वाली टर्म, ये पूरी टर्म जीरो हो सकती है क्या? हाँ बिल्कुल, कैन बी जीरो। कब जीरो होगी, अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री या 180 डिग्री है। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, इफ दिस देन ए क्रॉस बी इज जीरो। यहां से देख के बोल रहा हूं मैं, थीटा को 0 या 180 पुट करेंगे तो साइन फंक्शन की वैल्यू 0 आ जाती है। दूसरी बात, अगर थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में कुछ है, 0 टू 90 डिग्री, या थीटा की वैल्यू 90 से 180 के बीच में कुछ भी है, 180 के बीच में, तो ये जो पूरी टर्म है देखना आप, साइन फंक्शन जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में ही पॉजिटिव होता है। इसका मतलब साइन फंक्शन तो हमेशा पॉजिटिव है। और मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होते। इसका मतलब जो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आएगा वो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आ सकता। काम की बात क्या है इस पूरी कहानी में, कि ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, जो कि लॉजिक से भी बता सकते हैं। ए क्रॉस बी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड नेगेटिव तो होता ही नहीं है। तो उस बात को बिना फॉर्मूले के डायरेक्ट भी लिख सकते थे अगर ढंग से सोचे तो। ठीक है बच्चों, तो ये तो बात हो गई ए क्रॉस बी से रिलेटेड छोटे छोटे जो पॉइंट्स हमको याद रखने हैं। एक दो बातें और हम देखते हैं अभी। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, एक दो बातें और समझते हैं, फिर इसकी एक एप्लीकेशन है वो समझेंगे। मान लो अगर ये पूछा जाए कि आई कैप क्रॉस जे कैप की वैल्यू क्या होगी, तो बच्चों आई कैप भी एक वेक्टर है, बस यूनिट वेक्टर है। जे कैप भी एक वेक्टर है, दैट इज यूनिट वेक्टर। दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने पर आता तो वेक्टर है, ये कंफर्म है। अब वो वेक्टर जो आएगा उसकी वैल्यू क्या होगी, दो तरीके हमारे पास। एक तरीका है कि इन दो वेक्टर्स का क्रॉस निकालने के लिए मैं वो डिटर्मिनेंट वाला जो मेथड बताया था उसको यूज में लूं, आई कैप जे कैप के कैप। इस वाले वेक्टर, इसको देख के मत सोचना कि सर वेक्टर तो आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में होता है। ये इतना ही सा ही वेक्टर है, बस इतना। इसमें ना जे कैप है ना के कैप है, सिर्फ आई कैप है। तो आई कैप का कोफिशिएंट 1, जे और के वाले 0। ये दूसरा वेक्टर जिसमें आई और के वाले कोफिशिएंट तो 0 है और जे वाला कोफिशिएंट 1 है। इसको सॉल्व करें, अगर आई कैप के साथ ओपन करेंगे देखना, तो ये कैंसिल आउट, ये और ये क्रॉस क्लोज हो जाएंगे। 0 इंटू 0 माइनस दिस, वो 0 हो जाएगा। माइनस जे कैप के साथ ओपन करेंगे तो ये और ये क्लोज कर देंगे, 0 और ये 0 हो जाएगा।
के कैप के साथ ओपन करके देखते हैं, ये क्लोज हो जाएंगे, 1 इंटू 1 माइनस दिस, इट मीन्स आंसर क्या आ जाएगा, के कैप। लेकिन बार बार इस तरह का काम करके हम टाइम खराब नहीं कर सकते, या तो कोई शॉर्ट ट्रिक निकाल लें या फिर इसके अलावा कोई दूसरा मेथड देखें। दूसरा मेथड समझते हैं, फिर शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। देखना, आई क्रॉस जे से जो भी आएगा वो है तो वेक्टर, तो जो भी क्वांटिटी मैं लिखने वाला हूं वो वेक्टर क्वांटिटी, तो मैं क्या लिखूंगा, मान लो मुझे पता नहीं होता कि ये के कैप आने वाला है, तो मैं उसका मैग्नीट्यूड लिखता यहाँ पर जो भी वेक्टर है, और यहाँ यूनिट वेक्टर लगा देता जिस भी डायरेक्शन में वो वेक्टर है। तो पहले एक काम करते हैं, जो भी क्वांटिटी यहाँ आएगी उसका मैग्नीट्यूड पता करते हैं। अभी मैंने फॉर्मूला बताया था एक, ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल्स टू सॉरी इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं एक बार, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मींस 1, मैग्नीट्यूड ऑफ बी मींस 1 इनटू साइन थीटा, थीटा है इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल, ये एक्स के अलोंग ये वाई के अलोंग, कितना एंगल होगा, 90 डिग्री, तो ए बी साइन थीटा तो 1 आ गया। अब बात रही, ये तो मैग्नीट्यूड है, बात रही डायरेक्शन की, तो जिस भी डायरेक्शन में वेक्टर आएगा उस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर मुझे लिखना पड़ेगा। वो डायरेक्शन क्या होगी, आई क्रॉस जे, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन अभी हमने सीखा है, ये एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन, उधर की तरफ पॉजिटिव जेड, आई कैप इधर की तरफ है, जे कैप इधर की तरफ है, मुझे आई क्रॉस जे निकालना है, तो राइट हैंड के फिंगर्स को आई की तरफ रखूंगा, उधर की तरफ, फिंगर्स को रोटेट करके जे की तरफ लेकर आएंगे, थंब किधर है बच्चों, बाहर की तरफ, बाहर कौन सी डायरेक्शन है, जेड डायरेक्शन, तो जेड डायरेक्शन में आएगा ए क्रॉस बी, उस जेड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है, के कैप, सिंपल सा काम है। अब शॉर्ट ट्रिक देख लो, जब भी हमको इस तरह यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस लिखकर आने वाला वेक्टर लिखना होगा तो क्या तरीका बना रखा है, इस तरह लिखेंगे, आई कैप जे कैप के कैप, एक ऐसे सर्कल बनाते हैं, उसमें एरो लगा दो क्लॉकवाइज सेंस में, इस टाइप से। अब इस सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं, जैसे आई कैप क्रॉस जे कैप तो वो आएगा के कैप, शॉर्ट तरीका बता रहा हूं, जे कैप क्रॉस के कैप निकालेंगे तो अगला वाला आएगा आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप निकालेंगे तो वो आएगा जे कैप, इस तरह से आप याद रख सकते हो। इसमें अगर उल्टा चले, मींस जे कैप क्रॉस आई कैप, इस एरो के अपोजिट चल रहा हूं, जे कैप क्रॉस आई कैप तो आएगा तो के कैप पर माइनस साइन, ये बोलना चाह रहा हूं, जे कैप क्रॉस आई कैप जो आएगा वो क्या आएगा, माइनस के कैप। तो अगर हम इस सीक्वेंस में चलेंगे तो जस्ट नेक्स्ट वाला आ जाएगा, अपोजिट सीक्वेंस में चलेंगे तो वो अगला वाला आएगा लेकिन माइनस साइन के साथ आएगा। इस तरह से आप इस बात को याद रख सकते हैं। एक बात और समझ लेते हैं इसमें, सपोज मेरे पास दो वेक्टर्स हैं जिनकी हेल्प से मैंने एक पैरेललोग्राम बनाया, देखना ये दो वेक्टर्स, इसका नाम वेक्टर ए, इसका नाम वेक्टर बी, इनके बीच में एंगल है थीटा और पैरेललोग्राम ये बना लेते हैं, ठीक है। अब मुझे ए क्रॉस बी की हेल्प से मैं इस पैरेललोग्राम का ये पूरा एरिया कैलकुलेट कर सकता हूं, वी कैन फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, शॉर्ट में लिखा है, पूरा लिख सकते हैं चाहे तो। कैसे निकालेंगे एरिया, पहले मैं छोटा सा डेरिवेशन बता देता हूं। मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, यहां से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, इस पूरे पैरेललोग्राम के एरिया को निकालने के लिए मैं पूरे एरिया को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। ये वाला एरिया सपोज पोर्शन नंबर 1 का एरिया, पोर्शन नंबर 2, पोर्शन नंबर 3। अच्छा, जितना एरिया इस ट्राइंगल का होगा उतना ही उस वाले ट्राइंगल का आ जाएगा सिमेट्री से, और प्लस फिर रेक्टेंगल का एरिया। तो देखना, इस ट्राइंगल का एरिया लिखता हूं आपके सामने, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये बेस जो है, इस बेस को मैं बोल सकता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ बी, अगर ये लेंथ है तो इसका जो कंपोनेंट आएगा थीटा की तरफ वाला, इस बी वेक्टर के मनीमन 2 कंपोनेंट करो, एक इधर की तरफ आएगा एक इधर आएगा, तो बी का कंपोनेंट थीटा की तरफ वाला बी कॉस थीटा, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हाइट हो जाएगा बी का दूसरा कंपोनेंट, करके दिखा देता हूं, ये बी का एक कंपोनेंट, ये बी का दूसरा कंपोनेंट, तो एक कंपोनेंट बी कॉस थीटा, दूसरा कंपोनेंट बी साइन थीटा। ये मैंने लिखा है इस वाले ट्रायंगल का एरिया, इसको इंटू 2 कर दें बच्चों, यही लिख देता हूं, दिस इंटू 2, तो उस वाले ट्रायंगल का एरिया भी आ गया। प्लस ये जो रेक्टेंगल है इसका एरिया लिखते हैं बच्चों हाइट इंटू विड्थ, ये हाइट थी बी का ये वाला कंपोनेंट बी साइन थीटा, इंटू ये वाली जो लेंथ है, देखना ये टोटल लेंथ है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, उसमें से ये माइनस कर दूंगा कंपोनेंट ऑफ बी, मींस कैपिटल ए माइनस बी कॉस थीटा।
इसको सॉल्व करके देखते हैं बच्चों कि क्या रिजल्ट आता है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू, सॉल्व करने से देखना बच्चों 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाले 2 आपस में, तो वो क्या बचेगा, बी स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस, इसको बी साइन थीटा को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों ये हो जाएगा ए बी साइन थीटा माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा। आप देख सकते हैं कि, एक सेकंड, बी स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, आप देख सकते हैं कि ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी और रिजल्ट आ जाएगा ए बी साइन थीटा। और हम जानते हैं कि जो ए बी साइन थीटा होता है वो था मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो इस तरह से हम इस क्रॉस प्रोडक्ट को यूज में लेते हुए उस पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं जिसकी एडजेसेंट साइड्स दो वेक्टर्स ए और बी को रिप्रेजेंट करती है। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, वही उसका एरिया हो जाएगा।